या आई मीन क्रिप्टो माइनिंग हम किसी भी ब्लॉकचेन में कर सकते हैं जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क इकोसिस्टम, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस चल रहा है। जैसे इस समय इथेरियम है, बिटकॉइन है, जिलिका है, कादेना है, ये ऐसे कुछ कॉइन्स है जिसमें मतलब आप माइनिंग कर पाएंगे और माइनिंग के थ्रू आप वो रिवॉर्ड्स कमा पाएंगे। इन अलग अलग ब्लॉकचेन्स में एल्गोरिदम्स अलग अलग होती हैं और आजकल जो हार्डवेयर्स हो गए हैं वो भी बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। अगर आप जीपीयूज़ लगाएंगे तो जीपीयूज़ को आपको बस नेटवर्क से कनेक्ट करना है, एंड जीपीयू बहुत ही जनरल लेवल पे, मतलब एक बार में एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होगा, लेकिन एक तरह से साथ माइनिंग कर पाएगा। आप मान लीजिए आप 10 जीपीयू की रिग बना के दो अलग अलग नेटवर्क, जैसे मान लीजिए इथेरियम और जिलिका में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप दोनों कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन स्पेशली बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, बिटकॉइन के नेटवर्क के लिए बहुत ही ऐसे मान लीजिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर आ रहे हैं जिनको हम एसिक्स कहते हैं। एसिक्स यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो एसिक्स बहुत ही अलग टाइप का हार्डवेयर होता है, वो स्पेशली सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए बना है और उसमें एल्गोरिथम्स वगैरह मतलब सब कुछ एक तरह से प्रॉपरली सेट है। यू जस्ट हैव टू गो कनेक्ट, डाउनलोड सम कोड्स, सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम गिटहब एंड यू कैन स्टार्ट माइनिंग बिटकॉइन। बट अगेन थोड़ा कॉस्ट वॉस्ट देख लीजिएगा। देखिए, अगर आपको कम से कम रिसोर्सेज में ऐसे रिवॉर्ड्स कमाने हैं तो स्टेकिंग की तरफ जाइए, बिकॉज स्टेकिंग की तरफ आपको कुछ हार्डवेयर्स नहीं खरीदने हैं, और इसीलिए बिकॉज स्टेकिंग में कंपटीशन नहीं है, इस वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी नहीं होता है। तो आप एटलीस्ट जो कुछ बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे जाके आप स्टेक कर सकते हैं, उन्होंने अपने स्टेकिंग हार्डवेयर्स लगा रखे हैं, तो आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स तो मिलने लग जाएंगे कम से कम। लेकिन अगर आपको प्रॉपर माइनिंग करनी है तो आपको हार्डवेयर्स तो लगाने पड़ेंगे। नेट पे ऑनलाइन ऐसे भी फैसिलिटीज़ हैं जिसको हम जैसे क्लाउड माइनिंग कहते हैं, ठीक है। क्लाउड माइनिंग में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और क्लाउड माइनिंग में एक तरह से आप मान लीजिए कि आप मतलब किसी और ने कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है, ठीक है, और आप वहाँ पे उन्हें बस पैसे दे रहे हैं थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, और इन इन रिटर्न की आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी फ़ीस काट के आपको कुछ रिटर्न देते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। क्लाउड माइनिंग में बहुत स्कैम्स होते हैं। मैं पर्सनली आपको हर किसी को सजेस्ट करूँगा कि क्लाउड माइनिंग में ना फंसें। यूजुअली कभी कभी क्लाउड माइनिंग पीछे से पॉन्जी स्कीम्स भी एंड अप हो जाती हैं, क्योंकि वैसे 10 लोगों से पैसे लेंगे, अपने पास कुछ रखेंगे, फिर पहले 10 को दे देंगे, जब दूसरे 20 आते हैं तो पूरी अच्छी खासी पिरामिड स्कीम्स बन जाती हैं वहाँ पे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लाउड माइनिंग में कभी ना पड़ें। दूसरी चीज़ होती है होस्टिंग। तो होस्टिंग में आप किसी और को ऐसे पैसे दे देते हैं, वो अपनी जगह अपने हार्डवेयर्स लगाते हैं, कनाडा, आइसलैंड, मतलब बहुत सारी जगह, ठीक है, और वहाँ पे जैसे जैसे माइनिंग होती रहेगी वहाँ पे वो माइनिंग के रिवॉर्ड में आपको वॉलेट कनेक्ट कर देंगे और अपना कुछ कमीशन काट लेंगे बस। तो आपको हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, और आपको कुछ तो कोई और आपके लिए पूरा जो माइनिंग सेटअप है वो होस्ट कर देगा और आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, एक और टाइप का स्कैम मैं बताना चाहूँगा, उसको शायद वेब माइनिंग के, मतलब उसमें एक्चुअली लोग क्या करते हैं, आपके को ना एक तरह से वायरस या कुछ भेज देंगे आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है, और या लैपटॉप पे, और वो आपको आपने बाई चांस मान लीजिए बटन क्लिक कर दिया या कुछ भी है, तो फिर वो आपके लैपटॉप पे कंट्रोल पाके जो आपके लैपटॉप की जितनी पावर है वो लेने लग जाएंगे माइनिंग पूल से, अपने माइनिंग्स में एक तरह से डोनेट करने के लिए। तो आपका लैपटॉप एक तरह से एनर्जी वाइज आपके कंट्रोल में नहीं रहा है, ठीक है, और आपका जो बिजली का बिल भी आता रहेगा, क्योंकि लैपटॉप एकदम से फटक फटक बंद होता रहेगा, क्योंकि वही बात है ना, वो पूरी सोख ही लेगा एक तरह से। कुछ ऐसी ऐप्स भी आती हैं फ़ोन में, मोबाइल ऐप्स, जो आपको मोबाइल से भी आप माइनिंग कर पाएंगे, लेकिन उसकी आप मोबाइल से मतलब कितनी एनर्जी दे पाएंगे, वही वाली बात है, लेकिन उसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं एटलीस्ट, जितना भी आपका, जैसे मैंने बताया था ना, माइनिंग पूल में होता है। जी जी, लीगल कम्प्लीटली है, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जितना भी रिवॉर्ड कमा रहे हैं आपको उस पूरे पे 30% टैक्स देना पड़ेगा जब आप उसको INR में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक तरह से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है, और आपने मान लीजिए जो हार्डवेयर कॉस्ट भी भरा है पूरा, हाँ, अपने माइनिंग ऑपरेशंस में और लगाने में, वो फ़िलहाल हमारा जो टैक्स रूटीन है वो काउंट नहीं करता है। तो एक तरह से जो आपका जितना भी आप क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे वो पूरा का पूरा एज अ प्रॉफिट ही चढ़ेगा,
और अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट चढ़ेगा तो मतलब आपको पूरे पे 30% तो फिर उसका जब भी आप उसको INR में कन्वर्ट करेंगे वो गवर्नमेंट को देना। तो इसलिए सबसे पहली एडवाइस अगर आप क्रिप्टो माइनिंग इंडिया में कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप प्लीज़ जाके व्हाट टू माइन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना कॉस्ट टू रिटर्न एनालिसिस कीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न 6 से 7% का ही आता है इनिशियली। तो आपको कम से कम अपना पूरा एक तरह से रिटर्न ही बनाने में करीब करीब 1 साल तो लगेगा एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने में। फिर एक साल के बाद तो चलो ठीक है, प्रॉफिट्स हैं, लेकिन आपको जो 30% टैक्स देना है वो पूरे पे देना है जो आपने पहले दिन से कमाना शुरू किया था। तो बस एक बार अपना कॉस्ट एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा लगाने से पहले। देखिए एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा है, उस एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने से वजह से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी कुछ उसके नंबर्स कुछ ज़्यादा अच्छे हैं तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो इस समय जो दुनिया की सबसे बड़ी जो एक तरह से माइनिंग प्लांट्स बन रहे हैं, जैसे कि कोई एक प्लांट रशिया में है, एक प्लांट आइसलैंड में है, और स्पेशली इन्होंने माइनिंग प्लांट्स बनाए भी ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। और वो इसलिए भी बनाया हुआ है क्योंकि बहुत हीट निकलती है ASIC से और बहुत हीट निकलती है हार्डवेयर से। जो एटलीस्ट जो इंडिया में लोग हैं वो अपने प्लांट में मतलब या अपने रूम में बहुत बड़े बड़े AC लगा के रखते हैं और कोई तरीका नहीं है। एटलीस्ट आप चेन्नई में माइनिंग करेंगे जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, या दिल्ली में करेंगे वहाँ तो आपको बढ़िया करके ACs लगाने पड़ेंगे। तो आप सोच लीजिए कार्बन फुटप्रिंट कहाँ जा रहा है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो इस समय एक चीज़ ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो उसकी बैकअप इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसे बैक कर रही है उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करें। तो एटलीस्ट रशिया, आइसलैंड, यहाँ पे इवन टेक्सास में मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉसिल फ्यूल्स या मतलब इवन न्यूक्लियर फिजन इनसे ना जनरेट होके सोलर, हाइड्रो, इवन विंड मिल्स मतलब इनसे जनरेट हो। तो यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर बन जाता है कि जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं कंपनीज, मतलब बाहर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं उनसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेके डील्स करें। और पावर कंजम्पशन अगेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरा तो आप सोच लीजिए अगर रशिया का जो एक प्लांट है उसका 1 महीने का करीब से मान लीजिए छोटा सा एक शहर पूरा उसको बिजली मिल सकती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट प्रूफ ऑफ वर्क की तो बहुत ज़्यादा है। प्रूफ ऑफ वर्क में एक चीज़ कहते हैं डिफ़िकल्टी मतलब जितने ज़्यादा माइनर्स ऐड होते जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें माइनिंग पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब बिटकॉइन में ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं, डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, माइनिंग पावर इसलिए जितनी रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए सस्टेनेबल तो नहीं है, इसीलिए इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव कर रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने शुरुआत में बताया था, जो कि उनका मर्ज इवेंट आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न उनका शिफ्ट करने का यही है कि सस्टेनेबल, स्केलेबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बने। प्रूफ ऑफ वर्क में आप या इथेरियम 2.0 प्रूफ ऑफ वर्क में आपके 8 मिनट में मुश्किल से 1 ब्लॉक माइन होगा कि, और एक ब्लॉक में मुश्किल से आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 to 100 ट्रांजैक्शंस होंगे बस। तो ये स्पीड बहुत स्लो है। प्रूफ ऑफ स्टेक में उनकी तो जो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हैं वो हज़ारों में पहुंच गई हैं। हमारा पॉलीगॉन मैटिक वही क्लेम करता है कि करीब 3 से 5 हज़ार ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकता है, सोलाना 15,000 क्लेम करता है। तो ये सब प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड मैकेनिज्म्स हैं। इथेरियम का भी बढ़ जाएगा होपफुली, लेट्स सी।